Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and uh, after such a long time, we meet again through the online medium, and this time we are uh, again meet for one another new subject for your sixth semester, which is the basic industrial engineering, right? सो अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो लास्ट टाइम हमने एक सब्जेक्ट साथ में डिस्कस किया था, और इस सेमेस्टर में आप सिक्स सेमेस्टर के अंदर जब आप अब पहुंच चुके हो तो यहाँ पे आप और मैं दोनों मिलके एक और सब्जेक्ट के ऊपर पूरे सेमेस्टर के ऊपर डिस्कशंस करने वाले हैं। सो ये डिस्कशंस जो है वो ये सब्जेक्ट है विच इज़ द बेसिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राइट। ये पहले भी सिक्स सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आता था, पर वो सिर्फ था कि इस बार जो सिलेबस पूरा चेंज हुआ है उस सिलेबस की चेंजेस के साथ जो है इसका नाम भी चेंज हुआ है, राइट। पहले सिर्फ ये सब्जेक्ट का नाम जो था वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिर्फ इतना ही था, राइट। तो अब इस बार उन्होंने आगे जो है वो बेसिक लगा दिया, और ये आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो चेंज हो गया। और सब्जेक्ट कोड और नाम के अंदर चेंजेस के साथ और यहाँ पे एक चेंजेस जो है वो इस बार हुआ है, वो कुछ सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स है ना वो 9 चैप्टर्स है, राइट। तो 9 चैप्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग चेंजेस आए हैं, राइट। तो हम लोग वैसे नहीं बोल सकते कि पूरा सिलेबस जो है वो सेम ही सिलेबस के साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक जो चैप्टर है वो पूरा जो है वेस्ट मैनेजमेंट करके एक चैप्टर है, वो पूरा एक चैप्टर ही इस बार जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। सो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बनाने की कोशिश की है यूनिवर्सिटी ने। सो जो अगर हम लोग बेसिक कंडीशंस की बात करें तो बेसिक कंडीशंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट के अंदर 70% जो है वो सिलेबस नॉर्मल जो पहले सिलेबस था वही है सिलेबस, और 30% के अंदर चैप्टर के अंदर या फिर कुछ नए चैप्टर डाल के जो है वो थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक जो है ये सब्जेक्ट आप डिप्लोमा स्टडी के ड्यूरेशन में भी एक बार पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये सेमेस्टर यानी आप जो सिक्स सेमेस्टर के जो सारे बच्चे हैं वो तो सारे D2D वाले बच्चे हैं, राइट। आप लोग जो है वो पूरा एडमिशन D2D के साथ ही पूरा क्लास बना है। तो इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि कुछ बस ऐसे हो कि जो 12th के बाद आए, राइट। आपका पूरा क्लास से सिक्स वाला है, तो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से इजी जो चीज़ हुई है ना वो चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर अवेयर विद द सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वो एक बेसिक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, राइट। अब ये सब्जेक्ट हमें आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो है वो क्यों ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, हमें कहाँ पे ये इम्पोर्टेंस इसका आ सकता है, वही चीज़ जो है वो आज हमें आपके साथ डिस्कस करनी है। तो इस डिस्कशंस को हम लोग जैसे ही स्टार्ट करें उससे पहले फर्स्ट थिंग I want to ask you to all the student which is why we are studying this subject, right? Why we are studying this subject. So industrial engineering is a kind of the subject, right, which is very helpful to the students who want to start their career into the industries, right? तो ये जो सब्जेक्ट है वो हमें इंडस्ट्रीज के साथ एक ऐसे रिलेशन के तौर पे हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे आप एक चीज़ आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ सपोज आपको खुद से इंडस्ट्रीज़ अपनी डालनी है, राइट। तो उसके लिए आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए कि आपको लोकेशन कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, प्लांट कैसा होना चाहिए, किस तरीके की आपकी प्रोडक्ट है तो किस तरीके का आपका प्लांट जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, प्लांट की डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, प्लांट का लेआउट कैसा होना चाहिए, राइट। फिर इसके अंदर थोड़ा और डेप्थ में जाए तो एक कंसेप्ट जो है वो अगर आपका अब लोकेशन हो गया, प्लांट लेआउट हो गया, राइट। तो लेआउट के बाद जो चीज़ आती है
तो प्रोडक्शन के ऊपर जाती है। अब प्रोडक्शन जो है वो किसी भी प्रोडक्ट, आप सपोज कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट, सपोज कि आप यू आर मैन्युफैक्चरिंग दी नट बोल्ट, राइट। तो आप नट बोल्ट जो है वो मार्केट में उसका डिमांड क्या है, राइट। आपको किसी भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट का जो है वो मार्केट सिनेरियो जो है वो देखना पड़ता है, राइट। अब मार्केट सिनेरियो जो है वो आप देखेंगे तो मार्केट में आपको थोड़ा सर्च आउट करना पड़ेगा कि किस लोकेशन के अंदर जो है वो इस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, किस टाइप के बोल्ट जो है उसका मार्केट अभी ज़्यादा है। तो वो जो है वो एक तरीके के जो फोरकास्टिंग मेथड्स जो है वो आपको यहाँ पे बेसिक तौर पे सीखनी पड़ेगी। किस टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं, जॉब प्रोडक्शंस होते हैं, बैच प्रोडक्शंस होते हैं। फिर आपको दो और कंसेप्ट जो है वो स्टडी करने में काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है कि जो थर्ड चैप्टर है विच इज़ टॉकिंग अबाउट दी वर्क स्टडीज़ एंड द वर्क मेजरमेंट्स, राइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्क स्टडी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्क मेजरमेंट। जो टाइम स्टडी है वो किसके साथ यहाँ पे टाइम स्टडी का कितना इंपॉर्टेंस है, वर्क स्टडी का कितना इंपॉर्टेंस है, वर्क मेजरमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। फिर द फोर्थ चैप्टर विच इज टॉकिंग अबाउट द डिस्कशंस ओवर द मेथड स्टडीज, राइट। तो उसके बाद जो है वो वर्क मेजरमेंट जो है विच इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज विच इज द टाइम मैनेजमेंट एंड द मेथड स्टडीज, राइट। तो मेथड स्टडी से जो है वो किस टाइप के प्रोसेस लेआउट्स जो है, प्रोसेस चार्ट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ऐसे जो स्कैटरिंग्स डायग्राम्स है, स्ट्रिंग डायग्राम्स है, तो वो हमें किस तरीके से हमारे बेसिक जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए कैसे हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। द फिफ्थ विच इज़ द जॉब इवैल्यूएशंस एंड द वेज प्लान्स, राइट। जॉब इवैल्यूएशंस एंड द वेज प्लान। तो हम जॉब जो है, कोई जॉब आपने सपोज सिलेक्ट किया तो उस जॉब का जो है वो इवैल्यूएशंस कैसे कर सकते हैं। इवैल्यूएशंस यानी दो चीज़ का इवैल्यूएशंस होता है, राइट। आप एज ए स्टूडेंट में आपकी बात करूँ तो आपका एक बार इवैल्यूएशंस कब होता है, जैसे आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ा उसके बाद आपका इवैल्यूएशन यानी योर एग्जाम इज काइंड ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है वो जॉब का भी इवैल्यूएशंस करना पड़ता है। वैसे जो है वो जॉब का इवैल्यूएशन होता है, इसी तरह से यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का इवैल्यूएशन हुआ एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, वैसे ही यहाँ पे जो है वो जॉब का इवैल्यूएशन होगा। फिर इसी चैप्टर के अंदर हमें और एक कंसेप्ट जो है वो स्टडी करना है विच इज़ रिगार्डिंग दी वेजेस प्लान, राइट। अब यहाँ पे जो है विच इज़ रिगार्डिंग टू दी वर्कर्स, राइट। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, राइट, जिसके ऊपर आप यहाँ पे अपने यहाँ पे कुछ वर्कर्स जो है वो उस काम के लिए जो है वो लाते हो, तो उसके वेजेस जो है वो कौन से टाइप के रहता है। इसके डेली वेजेस हो सकते हैं, मंथली वेजेस हो सकते हैं, एनुअल वेजेस हो सकते हैं। फिर वेजेस तो हो गया, राइट, वेजेस तो है वो, चलो आपने डिसाइड कर लिया कि आप कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप डेली वेजेस के ऊपर जो है वो किसी एक्सपर्ट जो है उसको हायर करते हो। यानी मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसा है यहाँ जहाँ पे वेल्डिंग है वो हार्डली वीक में एक ही बार जो है वो आपको करना होता है। तो आप क्या करेंगे, पूरे प्रोडक्ट जो है उसको क्या करेंगे, पूरे वीक के दौरान जो है वो इकट्ठा करेंगे असेंबल करके, फिर जहाँ पे वेल्डिंग करना है उस एरिया को जो है वो सिर्फ बाकी रखेंगे, बाकी सब काम जो है वो आप फिनिश कर देंगे। तो आप फिर क्या करोगे कि एक दिन के लिए आप जो भी एक क्वालिफाइड वेल्डर है वो लेके आते हैं, राइट। उसको जैसे आप लेके आओगे, आप एक वीक उसको आप क्या करोगे कि डेली वेजेस पे लेके आओगे। मैं आपको पर डे का 1000 रुपीज़ दे दूंगा या फिर 2000 रुपीज़ दे दूँगा आपको, इस हिसाब से इतने जो है मेरे जॉब जो है उसके ऊपर आपको वेल्डिंग करना है। तो ये हो गया डेली वेजेस के बारे में। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें डेली वेजेस के जो है वर्कर्स की वहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है अपना मंथली वेजेस, जो आपके सैलरीज पर्सन रहते हैं वो सारे मंथली वेजेस के ऊपर आपके हो जाता है। तो वेजेस तो एक पार्ट हो गया। फिर आपका आता है इंसेंटिव्स, राइट। इंसेंटिव्स यानी आप उसको वेजेस के उपरांत, राइट, मोर देन वेजेस जो है वो आप कुछ दिवालीज के ऊपर आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हो, बोनस प्रोवाइड कर सकते हो। आपको सपोज आपका डेली एक प्लान था कि मुझे पर डे जो है मुझे 1000 प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके मुझे कस्टमर्स को देनी है। आपने
टारगेट दिया था 1000 का, फिर आपको पता है कि डिमांड इतना ज़्यादा है 1000 उसने दोपहर तक कंप्लीट कर दी, तो फिर आप क्या करोगे कि अगले दिन का नेक्स्ट प्लान करके आप क्या करोगे, भाई मुझे आज 50 प्रोडक्ट और बना बना के दे दे, मैं आपको इतना जो है वो इंसेंटिव्स दूंगा, राइट, दैट इज द काइंड ऑफ द इंसेंटिव्स। फिर योर बोनस यू आर गिविंग द एनुअल बोनस विच इज काइंड ऑफ द इंसेंटिव्स, राइट। सो ये भी जो है वो जॉब इवैल्यूएशंस के साथ जॉब परफॉर्मेंस में वर्कर के लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिट्स देता है। फिर आप उसको हेल्थ, स्कूलिंग्स और हॉस्पिटलिटीज़ में काफ़ी सारी जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, विच इज़ द काइंड ऑफ द इंसेंटिव्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज, राइट। जो भी अभी ऐसे आपके क्लास में तो काफ़ी बच्चे जो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो उस बच्चों के लिए जो है वो ये सारी चीज़ जो है वो समझने में बहुत कम डिफ़िकल्टीज रहेगी। एक तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, जॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ये डिफ़िकल्टीज होनी ही नहीं चाहिए। बहुत ही इजी तौर पे ये जो है वो ये लोग जो है वो इसको समझ सकते हैं, राइट। अब उसके बाद जो चैप्टर आएगा विच इज़ द इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस, इंडस्ट्रियल्स के जो लॉ होते हैं, राइट, वो हमें एक चैप्टर के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। एक तो जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉ जैसे हो गया, राइट, सेफ्टी के लिए जो है वो क्या लॉ है, वेजेस के लिए जो क्या है, तो ये जो सारे लॉज जो है वो एक चैप्टर जो है वो पूरा चैप्टर जो है उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो बेसिक लॉ जो है वो डेवलप किए गए, वो लॉ जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ दी क्वालिटी एंड स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी और इंस्पेक्शंस बोल लीजिए और स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी ये जो चैप्टर है, राइट, आपका चैप्टर नंबर 8, वो जो है वो दो पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड है। फर्स्ट द क्वालिटीज एंड इंस्पेक्शंस एंड सेकंड विच इज द स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल विच इज द SQC। तो ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में जो है वो यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाएगी दो कंसेप्ट के अंदर, राइट। एक जो है वो आपका हो गया क्वालिटेटिव मैनर और एक हो गया क्वांटिटेटिव मैनर में। द क्वांटिटेटिव मैनर विच इज़ इंक्लूडिंग सम काइंड ऑफ द नंबर्स, राइट। आप किसी एनालिटिकल या फिर मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करके कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, विच इज़ द स्टेटिस्टिकल्स, जहाँ पे आपके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आप किसी ना किसी स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करोगे, दैट इज़ दी स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। और दूसरा जो है वो क्वालिटी इम्प्रूव करने का या फिर बेटर करने का जो एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन जो है वो विच इज़ द क्वालिटेटिव सॉल्यूशंस, जहाँ पे कोई एनालिटिकल, मैथमेटिकल, स्टेटिस्टिकल्स आपका जो है वो यूज़ नहीं होगा। उसके above we are using some kind of the well developed concept, जैसे क्वालिटी सर्कल्स हो गया, सिक्स सिग्मास हो गया, राइट, फिर ISO 9000 हो गया, ऐसे जो काफ़ी कंसेप्ट है, 5S हो गया, काइजन हो गया, ऐसे कंसेप्ट जो है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे आपके साथ यूज़ करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके बाद वाले जो चैप्टर है उसके अंदर जो है वो हम लोग उसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसके दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे आपका स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो इज इट क्लियर? एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस इंडस्ट्रियल बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विच इज़ दी वेस्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर जो है वो हो जाएगा आपका वेस्ट मैनेजमेंट। उसके अंदर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है वो जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड्स हैं, हाउ टू रिड्यूस द वेस्ट, राइट, उसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो यहाँ से आप सोच लीजिए कि मैंने एक लैंड परचेस करने से स्टार्ट किया था, फिर लेआउट बनाया, फिर प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सीखा, फिर वर्क स्टडी, फिर मेथड स्टडी, फिर टाइम स्टडी, फिर वर्क मैनेजमेंट्स, फिर जॉब इवैल्यूएशंस, वेजेस, इंसेंटिव्स, सेफ्टीज़, क्वालिटीज़, स्टेटिस्टिकल क्वालिटीज़ एंड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी एक पूरा आप इसका जो सिनारियो देखेंगे ना, तो सिनारियो में उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि
एक बेसिक से लैंड परचेस करने से लेके आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल के मार्केट में चला जाएगा, उसके बाद जो है आ, आप उसके अंदर जो वेस्टेज प्रोड्यूस हुए थे वो वेस्ट को कैसे कम कर सकते, वहाँ तक का जो है वो ये सारे चैप्टर के अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको, आपका प्रोडक्ट ये नहीं है आपका, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ये कोई एक टाइप के, जैसे केमिकल प्रोडक्ट हो गया, फिर कोई मशीन प्रोडक्ट हो गया, ऐसा कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है। ये सारे टाइप के प्रोडक्शंस के अंदर, ये फार्मास्यूटिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोमेडिकल्स हो गया, जैसे एक आपका कोई मेटल प्रोडक्ट हो गया, किसी भी टाइप के प्रोडक्ट के लिए जो है वो यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये सब्जेक्ट जो है वो हमें इम्पोर्टेंट करना है। सो दिस इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. I think, hope you are clear your mind process, your thought process with the subject, what are we discuss in this chapter, right? So this is all about the basics of industrial engineering. So we start the first chapter of our industrial engineering, which is about the site selections and plant layout, right? Location selections or the site selections and the plant layout. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि वेयर टू लोकेट, वेयर टू सेलेक्ट द साइट, राइट? सो द इनफ्रिक्वेंट्स बट द इम्पोर्टेंट विच इज़ बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यानी एक सही समय पे आप एक सही जगह का सेलेक्शंस करें, वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? द मस्ट कंसिडर्स अदर फैक्टर्स लाइक द फाइनेंशियल कंसिडरेशंस. आप उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आपका फाइनेंशियल कंसिडरेशन कि किस जगह पे आपको किस प्राइस के अंदर जो है वो जो लैंड है वो अवेलेबल है. द लोकेशन डिसीजन इज मेड मोर ऑफ्टन फॉर द सर्विस ऑपरेशंस देन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. सो द लोकेशन एरिया फॉर द सर्विस विच इज़ एक्सेस टू द कंज्यूमर, यानी आपका लोकेशंस जो है वो प्लांट लोकेशंस ऐसा, साइट का लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो कंज्यूमर से एकदम नज़दीक हो, राइट? जैसे सानंद हो गया तो अहमदाबाद जो है वो पूरा एक मार्केट है, राइट? यानी आप जो भी प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आप इजीली उसको मार्केट तक जो है वो पहुँचा सकते हो, राइट? सो लोकेशन क्राइटेरिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच इज़ इंक्लूडेड द नेचर ऑफ द लेबर फोर्सेज. आपको वहाँ पे किस टाइप का लेबर फोर्सेस जो है वो अवेलेबल है, स्किल लेवल अवेलेबल है या फिर नहीं है, आपको किस प्रोडक्ट के लिए स्किल लेबर चाहिए, किस प्रोडक्ट के लिए अनस्किल लेबर चाहिए, वो सब आपको एक बार वर्कआउट करना पड़ेगा. देन द लेबर का जो कॉस्ट रहता है वो कितना कॉस्ट रहता है, उसके जो वेजेस रहता है वो क्या रहता है. देन द प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स इन द मार्केट, आप किस तरीके से ईजिली जो है वो आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट को सप्लाई कर सकते, कितनी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, रोड सर्विस जो है वो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है वो, रेल रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो कितनी जो है वो फ्रीक्वेंट फैसिलिटीज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल है. देन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितना जो है वो आपका लोकेशन जो है वो मार्केट से दूर है, तो जितना दूर होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आपको वहाँ पे ज़्यादा लगने के जो है वो चांसेस रहते हैं. Next, which is the energy which is available and the cost, कितनी एनर्जी आपको लगेगी और कितना कॉस्ट लगेगा. देन द कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ द वाटर विच इज़ अवेलेबल, द लाइट्स विच इज़ अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक रोड फैसिलिटीज़ विच इज़ अवेलेबल. यू हैव टू सी ऑल दिस बेसिक काइंड्स ऑफ द criteria or some kind of the factor before you are selecting the locations for your plant, right? And the quality of the life which is in the communities. Then the government regulations and taxes, कुछ जगह पे ऐसे पॉलिसीज़ रहते हैं गवर्नमेंट की कि वो अगर आप कुछ प्रिफर्ड लोकेशन के ऊपर आपका प्लांट का जो है वो सिलेक्शंस करोगे तो वहाँ गवर्नमेंट जो है वो आपको काफ़ी सारे टैक्सेस बेनिफिट्स जो है वो दे सकते हैं. फिर कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जिससे आपको वहाँ पे ज़्यादा जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, रोड, लाइट, ट्रांसपोर्ट्स, वो आपको अगर आप अपना प्लांट जो है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर लगाओगे तो आपको गवर्नमेंट जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल
कराएंगी। और टैक्सेस के अंदर जो है वो रिलैक्सेशंस देती है, जैसे 10 साल के लिए आपको उस लोकेशन के ऊपर आपका प्लांट लगा है तो आपको कुछ टैक्सेस नहीं देने हैं, राइट। 10 साल के बाद आपके जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगने के स्टार्ट्स हो गए। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू check before you are selecting the site selections. Now, which are the global factors which is including during the साइट लोकेशन विच इज़ द गवर्नमेंट स्टेबिलिटीज़। आपको जिस लोकेशंस के ऊपर जो है वो आपको आप साइट सिलेक्शंस करते हो तो उस लोकेशंस का आप गवर्नमेंट की स्टेबिलिटीज़ देख लीजिए, राइट। कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि 5 साल में ये गवर्नमेंट है, 5 साल में वो गवर्नमेंट है, तो जो पहली वाली गवर्नमेंट ने जो हमने बेनिफिट्स दिए थे वो सारे नेक्स्ट जैसे 5 साल के बाद आएगी गवर्नमेंट तो वो सारे गवर्नमेंट्स जो है वो सारे बेनिफिट्स जो है वो वापस ले लेगी। तो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटीज़ क्या है। जैसे गुजरात के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है वो एक टाइप के गवर्नमेंट जो है रूल आउट कर रही है, तो यहाँ पे वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने जो बेनिफिट्स दिए थे वो बेनिफिट्स वापस ले लिए गए। फिर ऐसे ही हो गया गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट जो है वो बार बार चेंज नहीं करने चाहिए, राइट। देन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम्स जो है वो काफ़ी स्टेबल होना चाहिए। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटीज़ एंड द ग्रोथ, जैसे गुजरात का इकोनॉमिकल स्टेबिलिटीज़ एंड ग्रोथ जो है वो एक फ्रिक्वेंट ग्राफ है, राइट। जैसे ऊपर जाएगा तो फिर ऐसे कोई डोमिनेटिंग टाइप ऑफ द ग्राफ विच इज़ नॉट जनरेटिंग फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज इन द गुजरात एंड द ग्रोथ। दिस आर द एग्जाम्पल्स. I am not favoring any kind of the state in my lecture, but I am just taking kind of the example for your betterment of the conceptualities, right? Then the exchange rates, आप कुछ स्टेट के अंदर सपोज़ आपने कुछ लोकेशंस जो है वो डिसाइड किया है तो वहाँ पे एक्सचेंजेस जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उस स्टेट का जो है वो कल्चर क्या होता है, राइट। उस कल्चर के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोडक्ट है, इज़ इट मैच विथ योर काइंड ऑफ द कल्चर ऑफ योर प्रोडक्ट, your market which is available with your cultures. Then the climate, you have to also check the climate. वहाँ पे जो है वो क्लाइमेट क्या रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो क्लाइमेट रिगार्डिंग फैक्टर्स है, राइट। बहुत ठंड पड़ती है तो फिर वहाँ पे आपको लेबर या फिर कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ गवर्न करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन you have to also check the export and import regulations and the duties and the tariff. क्या export duties लगती है, import duties लगती है, क्या tariff जो charges है वो लगते हैं पोर्ट के ऊपर। तो वो जब गवर्नमेंट जो है उसमें क्या आपको बेनिफिट देती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के, जैसे आपका प्लांट सपोज कोई कच्छ लोकेशंस के ऊपर देगा तो आपको जैसे मुंद्रा पोर्ट हो गया, जैसे कंडला पोर्ट हो गया, तो वहाँ पे आपको उस एरिया की वजह से जो है वो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन है, राइट। तो उस जोन के थ्रू जो है वो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में काफ़ी सारे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट के तौर पे दी जाती है। देन यू हैव टू ऑल्सो चेक द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, राइट। ऐसा कोई सप्लायर या फिर मार्केट जो है वो नज़दीक में होना चाहिए कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो ईजिली आ सकता है। देन द नंबर एंड द प्रॉक्सिमिटीज़ ऑफ द सप्लायर्स, काफ़ी सारे सप्लायर्स जो है वो आपके इर्द गिर्द होने चाहिए। जैसे अहमदाबाद हो गया तो अहमदाबाद के अंदर काफ़ी सारे मुझे सप्लायर्स मिल जाएंगे, राइट। बड़ोदरा हो गया तो वहाँ पे मुझे सप्लायर्स मिल जाए। अगर मेरा प्लांट कुछ ऐसे लोकेशंस पे ऊपर है तो मुझे वहाँ पे जैसे आपको जितने ज़्यादा सप्लायर मिलेंगे उतना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट आपको होने के चांसेस है। Then the transportations and the distribution system, which is very much important factors for the locations. ट्रांसपोर्टेशन फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। देन द लेबर कोस्ट एंड द एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। लेबर जो है वो कम कॉस्ट में, और लेबर की अवेलेबिलिटी, लेबर जो है वो दो टाइप की मुझे लेबर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए कुछ बार अनस्किल लेबर चाहिए। जैसे मुझे एक स्किल चाहिए कि सीएनसी ऑपरेटर चाहिए, तो मुझे सीएनसी ऑपरेटर जो है वो मैं सानन में हूँ तो मुझे अहमदाबाद से मिल जाएगा। पर आप सपोज़ आप कुछ ऐसा सोच लीजिए कि आप काफ़ी ऑड लोकेशंस के ऊपर है, तो वहाँ पे आपको अगर एक दिन के लिए आपको स्किल यानी एक सीएनसी एकदम प्रोफाइल ऑपरेटर चाहिए तो वहाँ पे मिलना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन द अवेलेबल ऑफ द टेक्नोलॉजीज, राइट।
देन द कॉमर्शियल ट्रैवल्स, आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं, टेक्निकल एक्सपर्टाइज वहाँ पे आपको मिल सकती है कि नहीं, द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रेगुलेशंस, जैसे आपका प्रोडक्ट आपको किसी और कंट्री में, जैसे अरब कंट्रीज़ के अंदर भेजना है, सऊदी कंट्रीज़ के अंदर भेजना है, तो क्रॉस बॉर्डर्स के जो ट्रेड रिलेशंस जो है वो कैसे हैं, आप अपना प्रोडक्ट भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो, राइट, वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। देन अ ग्रुप ट्रेड एग्रीमेंट्स, GTA, राइट, ग्रुप ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो एक कंट्री होता है, एक स्टेट होता है, उसका एक GTA होता है, उसने काफ़ी सारे स्टेट के साथ, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया होता है कि आपके कंट्री के जो स्टेट्स है वो हमारे कंट्री के इस स्टेट के साथ जो है वो एग्रीमेंट हुआ है कि आप अपना प्रोडक्ट वहाँ बेच सकते हो, मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ बेच सकता हूँ। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट कैसे आपको प्रोवाइड करवा रही है, वो चीज़ आपको एक बार यहाँ से स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बेसिक जो है वो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशंस किया। सब्जेक्ट के बाद हमने पूरा कितने चैप्टर्स है वो हमने स्टडी करने की कोशिश की है। उसके बाद जो है वो फर्स्ट चैप्टर हमने आज स्टार्ट करने की शुरुआत की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर को हम लोग जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले से मैं आपको बता देता हूँ, ये सब्जेक्ट में जैसे हम लोग पहले काम करते थे उसी तरीके से हमको काम करना है। मैं आपको असाइनमेंट जो है वो सारे चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपको सारे चैप्टर के एक एक असाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। उस हिसाब से आपको जो है वो असाइनमेंट को जो है वो आपको बुक के अंदर लिखना है, तो आप बुक के अंदर लिख सकते हो। बेटर है, मैं प्रेफर करूँगा कि आप बुक के अंदर लिखो तो वो ईजी टू सस्टेनेबल हो जाएगा, लास्ट तक जो है वो आप उसको संभाल के रख सकते हैं। फाइल पेज में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ज़्यादा जो है वो बुक प्रेफर करवाता हूँ। तो आपको असाइनमेंट करने पड़ेंगे साथ में इसके साथ, और वो असाइनमेंट आप बुक में लिखो, ज़्यादा प्रेफरेबल बुक है। अदरवाइज यू आर प्रेफरिंग द फाइल पेज, यू ऑल्सो कैन राइट इन दी फाइल पेज। सो वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और उसके साथ ये तो हो गया असाइनमेंट की बात, उसके साथ जो है वो आपको एक्सपेरिमेंट्स जो है वो लैब के एक्सपेरिमेंट्स जो रहते हैं वो लैब के एक्सपेरिमेंट आपको फाइल पेजेस के अंदर लिखने पड़ेंगे। वो 7 to 8 एक्सपेरिमेंट्स हो गए, और आपके जो चैप्टर्स जितने हैं उस हिसाब से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो वो आपको इसके साथ मिल जाएंगे। सो be prepared with the work format which is we follow in the previous semesters also. So this is all about the today's lecture. If you have certain any kind of the queries, doubt regarding the first lecture regarding the subject, you can ask me in the comment sections, and after completions of these lectures you have to write your enrollment number in the comment sections, which is counted as your online attendance. So thank you so much for today's lecture. Thank you.